हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 11 है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर सेशन की पीडीएफ फाइल भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। आप अपने बैच में स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जा करके उस पीडीएफ फाइल को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। जी, बिटवीन टू फायर्स। अब इसका मीनिंग क्या है? बिटवीन टू इक्वली डेंजरस सिचुएशंस, मतलब दोनों तरफ से आप बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में फंसे हुए हो। बड़ी ही सरल सी बात है। ये एक कॉरिडोर है, रास्ता, गलियारा, गली। इस तरफ के भी घर में आग लगी हुई है। यहाँ पे जो घर बना हुआ है इसमें भी आग लगी हुई है। ये जो घर बना है इसमें भी आग लगी हुई है, और ये भी जो घर बना है इसमें भी आग लगी है, और आप यहाँ पर हैं। तो क्या आप हैप्पी सिचुएशन में हैं, कंफर्टेबल स्टेट में हैं, आपके लिए सब कुछ अच्छा है? नहीं, आप तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं, करो या मरो की स्थिति में। मतलब एक ऐसी स्थिति में है जहां पर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो बिटवीन टू फायर्स, जैसे अन्यथा मत लीजिएगा, अक्सर जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो हमारी आपकी पोजीशन ऐसी ही होती है, हम आपकी जो कंडीशन है वो ऐसी ही होती है। हमें वोट भी देना है किसी ना किसी को, और हम ये भी जानते हैं कि जिसको भी हम चुनेंगे वो कल को हमें एक्सप्लॉइट ही करेगा। सो वोटर्स आर बिटवीन टू फायर्स जब भी कभी चुनाव होने वाले होते हैं। और वैसे तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि जब आप दोनों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हो, दोनों तरफ से आप चुनौतियों से घिरे हुए हो, सामने देख रहे हैं तो आपको एक शेर दिख रहा है, और पीछे देख रहे हैं तो आपको एक टाइगर दिख रहा है। तो दोनों तरफ से आप एक डेंजरस सिचुएशन में हैं। ना लेफ्ट जाने में आप सेफ है, ना राइट जाने में आप सेफ है, ना ही आप प्रोसीड कर रहे हैं आगे तो सेफ है, ना या फिर आप जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं, तब भी आप सेफ नहीं हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम बिटवीन टू फायर्स। कोई कह रहा है कि मैं दो असमंजस की स्थिति में हूं, मैं दो ऐसी स्थिति में हूं कि मैं दोनों तरफ से परेशान हूं। कैसे? आई कैन नॉट हैंडल दिस जॉब प्रेशर, मुझसे ये जॉब प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। एंड कैन नॉट रन माई ओन बिजनेस ईदर, और मुझसे मेरा अपना बिजनेस भी नहीं संभल रहा है। मैं अपना बिजनेस भी नहीं संभाल पा रहा हूं, और अब मैं इस नौकरी को भी नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, ये जॉब प्रेशर भी मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो मैं ना तो उधर अच्छी स्थिति में था where I used to run my business, और अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस जॉब प्रेशर की वजह से। तो बिटवीन टू फायर्स का क्या मतलब हुआ? जब आप दोनों तरफ से आपदा में घिरे हुए हों। जी, नंबर 2, बियॉन्ड द वेल। वेल बोलते हैं सर घूंघट को, घूंघट को, पर्दा। बियॉन्ड द वेल मतलब पर्दे के उस पार, पर्दे के उस पार। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनका मानना है कि दो प्रकार का जीवन है, एक वो जो हम जी रहे हैं, और एक वो जो हमारी मौत के बाद है। एक पर्दा पड़ा हुआ है दोनों के बीच में। हाँ, जो जीवित लोग हैं वो उनको नहीं देख पा रहे हैं जो मर चुके हैं, और जो मर चुके हैं वो उनको नहीं देख पा रहे हैं जो जीवित हैं, एक तरीके से। तो बियॉन्ड द वेल, घूंघट के उस पार, पर्दे के उस पार, मतलब जो दूसरा जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसको कहा जाता है बियॉन्ड द वेल। जिंदगी के बाद, जो मौत के बाद का जो जीवन है, जिसको लेके हमारे आपके सबके मन में एक अनसर्टेनिटी रहती है कि मरने के बाद क्या होता होगा, व्यक्ति कहाँ जाता होगा, है ना? तो वो जो मिस्टीरियस स्टेट है, पढ़िए मीनिंग को, मिस्टीरियस स्टेट। एक सेकेंड। हाँ, mysterious और hidden place और state, especially the unknown state of life after death, मौत के बाद की जो की जो लाइफ है, जिसको लेकर के एक मन में मिस्ट्री जैसी रहती है, उसी को कहा जाता है बियॉन्ड द वेल। एग्जाम्पल देखिए, बिल रियलाइज्ड, बिली रियलाइज दैट हिज फादर हैड पास्ड अवे। बिली ने ये रियलाइज किया कि उसके पिताजी गुजर चुके हैं, है ना? देखिए, पास अवे एक फ्रेज है जिसका मतलब है टू डाई।
टू डाई, मर जाना। और इररिवोकेबली मतलब जिसे वापस नहीं लौटाया जा सकता, मरने के बाद कोई लौट के तो आता नहीं। सो बिली रियलाइज दैट हिज फादर हैड पास्ड इररिवोकेबली बियॉन्ड द वेल, मतलब वो गुजर चुके हैं, अब बियॉन्ड द वेल हो गई है उनकी लाइफ। तो सामने स्क्रीन पे दो इडियम्स आपको दिख रहे हैं, होपफुली आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। बिटवीन टू फायर्स मतलब दोनों तरफ से आप समस्याओं से घिरे हुए हो, और बियॉन्ड द वेल मतलब लाइफ के बाद, ये जो मौत के बाद का जीवन है उसके लिए यूज किया जाता है इसे। नंबर 3, बिड डिफायंस टू। बिड मतलब कुछ भी करना, बिड मतलब कुछ भी करना। डिफायंस, ये देखिए सर, डिफाई से बना, डिफाई मतलब होता है मना कर देना, मना कर दे। एक देखिएगा, ओबे होता है आज्ञा का पालन करना, इसी के आगे DIS लगा दिया जाए, डिस ओबे। डिफाई का यही मतलब होता है टू डिस ओबे समबडी, किसी की आज्ञा का उल्लंघन कर देना। तो डिफाई से डिफायंस बनता है। अवमानना, अवहेलना आपने सुना होगा ना, ये देखिए, अवहेलना या अवमानना मतलब किसी के आदेश का पालन ना करना, चैलेंज कर देना किसी को, किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने से डिनाई कर देना, रिफ्यूज टू फॉलो समबडीज ऑर्डर्स, दिस इज कॉल्ड टू बिड डिफायंस टू। जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी को पेश होने के लिए कहा गया हो, फिर भी वो पार्टी या वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में तय समय और तारीख को पेश ना हो, दिस इज कॉल्ड बिड डिफायंस टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए, अगर आपको डिफाई का मीनिंग मालूम हो, डिफायंस का मीनिंग मालूम हो, तो आपको कोई मुश्किल लगेगी इसको सीखने में? बिल्कुल नहीं लगेगी। अब से आपके लिए इजी हो गया, डिफाई का मीनिंग भी आपको पता चल गया, साथ ही साथ ये ईडियम भी क्लियर हो गया। तो बिड डिफायंस टू का मतलब है किसी की आज्ञा, उसके आदेश की अवहेलना करना। ये देखिए, विद सच प्रिकॉशंस द कर्टियर्स, कर्टियर्स बोलते हैं वो लोग जो एक तरीके से क्या बोलते हैं, कॉर्टियर्स बोलते हैं, जो किसी राजा के दरबारी होते हैं, जो उसके सैनिक होते हैं। माइट बिड डिफायंस टू द रूलर, रूलर मतलब शासक। हो सकता है इतनी शर्तों की वजह से जो सेना है राजा की, वो राजा से विद्रोह कर दे, उसके आदेश का पालन ना करे, आदेश का पालन करने से मना कर दे। नंबर 4, बर्ड्स आई व्यू, ये बहुत ही कॉमन ईडियम है, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा ये, है ना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, निगाह से देखना। वैसे तो इसकी इसकी वास्तविक हिंदी है ऊंचाई से देखना। अब प्रायः जब कोई चीज ऊंचाई से देखी जाती है, तो क्या बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है उसे? नहीं, हल्का हल्का ही तो नजर आएगा। देखिए, इमेज एक बन रही है, आप प्लेन के भीतर बैठे हुए हैं, ये प्लेन का विंडो है, और आप नीचे देख रहे हैं, या तो आपको नीचे सब कुछ सपाट नजर आएगा, और अगर चीजें नजर भी आएंगी तो क्या बहुत अच्छे से नजर आएंगी? नहीं, हल्की फुल्की नजर आएंगी, धुंधली नजर आएंगी। तो वो बहुत ही क्लियर व्यू तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। कहाँ पे कितना बड़ा घर बना है, कैसा घर बना है, बर्ड आई व्यू। चिड़िया से रिलेट कर रहा है, कैसे? चिड़िया अक्सर ऊंचाई से ही तो कुछ भी देखती है। भाई, चिड़िया आसमान में उड़ रही है और नीचे उसकी नजर पड़ रही, तो उसको कुछ नजर आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो बहुत क्लियर तो नहीं नजर आएगा ना उसको, जब तक वो बहुत नीचे नहीं जाएगी। तो बर्ड आई व्यू का यही मतलब होता है, ऊंचाई से देखना या सरसरी निगाह से देखना। अक्सर इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हवाई सर्वेक्षण किया जाता है, जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, उसको कहा जाता है बर्ड आई व्यू। ये देखिए, सी फ्रॉम अ हाइट, एक ऊंचाई से देखना, या फिर एक जनरल व्यू। एग्जाम्पल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर हैड अ बर्ड आई व्यू ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरियाज, मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रधानमंत्री महोदय ने हवाई सर्वेक्षण किया।
है ना, एरोप्लेन में बैठ करके देखा कि कहाँ कितना पानी भरा हुआ है। ये एक कल्चर चला आया है लंबे समय से इंडिया में कि जब भी कभी कहीं फ्लड आए तो चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो बर्ड आई व्यू लेते हैं उसका। अब पता नहीं इससे कितनी सटीक जानकारी उनको मिलती होगी। नंबर 5, बाइट द डस्ट। डस्ट मतलब होता धूल और बाइट मतलब काटना या चाटना, या चाटना। तो क्या मीनिंग हुआ सर? धूल चाटना, चटाना नहीं सर। धूल चटाने का मतलब है कि आपने किसी को हरा दिया है, और धूल चाटने का मतलब है कि किसी ने आपको हरा दिया है। ये देखिए, टू बी डिफीटेड, टू डिफीट नहीं लिखा। अगर लिखा होता टू डिफीट तो इसका मतलब होता है कि आपने हराया, लेकिन टू बी डिफीटेड का मतलब है आपको हरा दिया गया, क्योंकि बाइट द डस्ट का मतलब है आपने धूल चाटी है। जब आपने धूल चाटी है तो आप लूजर हैं, आपको हरा दिया गया है। जी, एग्जाम्पल देखिए, वंस अगेन द चैंपियन वन, एक बार फिर से चैंपियन ही जीता, एंड द अदर प्लेयर हैड टू बिट द डस्ट। ये देखिए, बाइट एक वर्ब है जिसकी सेकेंड फॉर्म बिट होती है और थर्ड फॉर्म बिटन होती है। याद कर लीजिएगा इसे, बाइट, बिट और बिटन, धूल चाटना। एक बार फिर से चैंपियन जीता और जो दूसरा प्लेयर था उसको मुंह की खानी पड़ी। नंबर 6, ब्लेज द ट्रेल। ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है रास्ता। एक शब्द है हिंदी में पगदंडी। पगदंडी कुछ समझ में आ रहा है? पगदंडी एक नैरो रोड कोई बना रहा हो। ब्लेज द ट्रेल का मतलब है कोई इनिशिएटिव लेना, किसी क्रांति की शुरुआत करना, एक रास्ता बनाना जिस पे चल के हर कोई आए। जैसे आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां के माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी ने यही किया, ब्लेज द ट्रेल किया, है ना। एक एक जज्बा दिखाया, एक हिम्मत दिखाई, एक जुनून दिखाया और कुछ नया करने की कोशिश की। जैसे गांधी जी ने ब्लेज द ट्रेल किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, सिविल डिसओबीडियंस, बहुत सारे और आंदोलन चलाए उन्होंने। तो ब्लेज द ट्रेल, जब आप अगुआ बने, लीडर बने और व्यवस्था के खिलाफ उतरे मैदान में, सड़क पे, है ना, और दूसरों को प्रेरित करें कि वह आपके साथ चले, आपके पीछे चले, वो करे जो किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। पॉजिटिव है, याद रखिएगा सर, तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, खराब व्यवस्था को सुधारने के लिए ब्लेज द ट्रेल किया जाता। मैंने इसीलिए गांधी जी का उदाहरण दिया था, वरना मैंने हिटलर का उदाहरण दिया होता। ये देखिए सर, ये बहुत बढ़िया इमेज मुझे लगा है, बहुत मन से मैंने इस इमेज को रखा भी है। मैंने कई ऑप्शन, कई इमेजेस में से इसको चूज किया। ये देखिए, कोई रास्ता बनाते हुए चला आ रहा है, और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चादर है, रास्ता नहीं बल्कि कोई चादर है। और ये देखिए, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ सब झाड़ी है। ये देखिए, पीछे से रास्ता बनाते हुए कोई आ रहा है। तो दिस मैन और दिस पर्टिकुलर बॉय इज ब्लेजिंग द ट्रेल, किसी क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं वो। टू इनिशिएट अ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब ही होता है सर आंदोलन, किसी बड़े कार्य की शुरुआत करना। ये देखिए, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ब्लेज द ट्रेल अगेंस्ट करप्शन। याद आया आप सभी को? अन्ना हजारे जी ने बहुत पहले, कांग्रेस की जब सरकार थी तब, यूपीए गवर्नमेंट जब थी, यूपीए 2 में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था। पूरा देश, हाँ, पूरा देश उनके आंदोलन में उनके साथ खड़ा हुआ था। रामलीला मैदान पे उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। सो ही ब्लेज द ट्रेल अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज। So this is called to blaze the trail. Number 7, blow hot and cold. Blow hot and cold का मतलब है कभी किसी को धूप में खड़ा कर देना और फिर कभी किसी को एसी में बिठा देना। इसका क्या मतलब है? कि कभी कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचे, आघात हो, तकलीफ हो, और फिर मरहम भी लगाना। पहले चोट देना और फिर उसी चोट पे मरहम लगाना। कभी किसी व्यक्ति को चोट देना और फिर उसी चोट पे मरहम लगाना। एक तरीके से ब्लो हॉट एंड कोल्ड का ये मतलब है। टू बी फेवरेबल एट वन मोमेंट, कभी ऐसा लगना कि कोई आपके पक्ष की बात कर रहा है, ये डिसीजन आपके फेवर में है,
और कभी ऐसा लगे कि ये डिसीजन आपके फेवर में नहीं है। जैसे फार्मर्स के को लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्स बनाए हैं, इनको लेके भी यही बात कही जा रही है कि कभी लगता है कि ये बिल्स किसान के हित में और कभी लगता है नहीं, ये तो किसानों का और शोषण करेंगे। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं अक्सर ऐसी ही होती हैं। कभी लगता है कि शायद वो फेवर करेंगे, फिर अगले पल लगता है नहीं, ये तो हमें और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगी। तो कभी भलाई की बात करना और कभी तकलीफ देने की बात करना। ये देखिए, the administrators should stop issuing such contradictory statements on taxes. टैक्स को लेकर के एडमिनिस्ट्रेटर्स को विवादित बयान देने बंद कर देने चाहिए। दे आर एलियनेटिंग द वोटर्स। एलियनेट करने का मतलब है मोह भंग करना, अलग करना, बाय ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन टैक्स रिफॉर्म्स। जब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो इससे वोटर्स जो है वो का मोह भंग हो रहा है एक तरीके से। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का ये मतलब होता है, कभी ऐसा लगे कि चीजें आपके फेवर में हैं और फिर कभी ऐसा लगे कि चीजें आपके फेवर में नहीं है। जैसे जीएसटी के केस में पहले लगा था कि शायद सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर जीएसटी के केस में ऐसा लगा कि शायद और शोषण हो रहा, क्योंकि शुरू शुरू में जीएसटी में ऐसा हो रहा था कि आप हर लेवल पे जीएसटी दे रहे थे, एक ही प्रोडक्ट पे 5-5 बार जीएसटी लिया जा रहा था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है भोंपू, जो हॉर्न होता है। ये देखिए इमेज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यही ट्रम्पेट है। तो कोनो अपनी ही ट्रम्पेट बजाए है लगातार, कोई अपनी ही गाथा गाए है, कोई अपनी ही आवाज को लगातार बुलंद की है, दूसरे की आवाज सुन ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? 10 लोग हैं, आप अपनी ही ट्रम्पेट, अपना ही भोंपू लगातार बजाए हैं, दूसरे की आवाज, दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे। सो ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब है अपनी ही बात कहे जाना लगातार, ठीक है, दूसरे की बात सुनना ही नहीं, दूसरे को बोलने का मौका ही मत देना, बढ़ा चढ़ा के अपनी बात कहना, अपना ही गुणगान गाते चले जाना, महिमा मंडन करना अपना ही। टॉक बोस्टफुली। बोस्टफुली का मतलब ही होता है सर अपनी खुशामदीद करना, खूब अपनी तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ। तो ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब है लगातार अपनी बड़ाई करना, लगातार अपनी बात बोलना, आप में ये खूबी है, वो खूबी है, आपने ये किया है, वो किया है, यही सारी बातें अपना ही गुणगान गाते चले जाना। ये देखिए, a few players are in the habit of blowing their people, I'm sorry, in their own trumpet. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, अपनी ही हांके रहते हैं, दूसरे की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। नंबर 9, ब्लू ब्लड। ये थोड़ा सा रेसिज्म से आया है। गोरा और काला चमड़ी आप जानते ही हैं, हमेशा से माना गया कि जो गोरा है वो मजबूत है, काबिल है, होनहार है, वो राजा बनेगा, और जो काली चमड़ी वाला है वो निम्न है, कमजोर है, अयोग्य है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रजा बनना चाहिए, या वो सिर्फ गुलामी करे। आप समझ रहे हैं ना रेसिज्म। कलर अमेरिका से ही आप ले लीजिए, अभी कुछ वक्त पहले ही वहां पर रेसिज्म के ही चक्कर में, या यूं कहिए कि एक व्हाइट ऑफिसर ने एक ब्लैक सिविलियन को उसकी गर्दन पे पैर रख करके उसको दबा के मार दिया था। तब वहां पूरे देश में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था। अभी महीने 2 महीने पुरानी घटना है, उसको रेसिज्म से ही जोड़ के देखा गया था। कितना रेसिज्म था ये तो मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट अ डिप्लोमैट, लेकिन रेसिज्म से ही कनेक्शन था उसमें। अच्छा, तो अब आप समझिएगा, कोई गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति है तो जो उसके हाथों में, पैरों में, शरीर में अलग अलग जो वेन्स हैं, वेन्स नसें, वेन्स ब्लू कलर की होती हैं, वो दिखेंगी आपको। अगर आपका भी कलर फेयर है, आप भी गोरे हैं, या जिसका भी कलर फेयर है, वो जो गोरा है, उसके शरीर में जो वेन्स हैं ब्लू कलर की, सबके शरीर में वेन्स होती, सब ब्लू कलर की होती। डार्क स्किन होने पर वो वेन्स नजर नहीं आती हैं, लेकिन व्हाइट स्किन होने पर वो वेन्स जो है नजर आती है। तो ब्लू ब्लड, ब्लड का मतलब यहाँ वेन से है। जब किसी के शरीर की नीली नीली नसें जो हैं, जो ब्लू वेन्स है, वो नजर आ रही हो, और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति फेयर कॉम्प्लेक्स वाला हो, उसका रंग साफ हो, रंग साफ है, गोरा है, मतलब बड़े घर का है,
है ना, कुलीन वर्ग का है। नोबल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, डिसेंट का मतलब वंशज से हो सकता है। तो जो बड़े घर का व्यक्ति है, जो कुलीन वर्ग का है, जो राजशाही परिवार का है, ठीक है, जो राजा के घर का है, राजशाही परिवार का, एक तरीके से ब्लू ब्लड। ये देखिए, दिस मैन इज ब्लू ब्लड, ये व्यक्ति जो है बहुत बड़े घर का है। ब्लू आईज फेवरेट, आप अंदाजा लगाइए सर, किसी की आंखें अगर नीली हो तो आपको क्या, वो जानवर लगेगा? आपको वो अट्रैक्टिव ही तो लगेगा। किसी की आंखें अगर नीली हो तो आपका अट्रैक्शन उसकी ओर बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो somebody who has blue eyes, he or she is quite attractive, बहुत ही फेवर्ड है वो सभी का, सबके लिए वो बहुत पसंदीदा है, सभी का वो फेवरेट है एक तरीके से। तो ब्लू आईज होने का मतलब है फेवरेट होना, लाइक्ड होना, अट्रैक्टिव होना, जिसके सब गुणगान करें, जिस जो सबको पसंद हो एक तरीके से। विनय's परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट थ्रू आउट द इयर्स, लगातार विनय की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ही हैज बिकम blue eyes for his family. So this was session number 11. Hopefully आप सबको अच्छा लगा होगा। Thank you so much. Bye bye. Take care और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए।